आज हम धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विभाजता से संबंधित है और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय एक गुणन से संबंधित है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें दो चीज पढ़ने को मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले ये जानते हैं कि एल्गोरिथ्म क्या है और प्रमेय का क्या है। एल्गोरिथ्म यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने का विधि प्रदान करती है। एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने का विधि प्रदान करती है। कहने का मतलब यह एक विधि है, यह एक विधि है, प्रोसीजर है, समझ में। और प्रमेयिका के बारे में, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी प्रमेयिका एक ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसके मदद से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकला है, इसी से बना है, तभी तो इस पर आधारित है। पहले यह जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, या इसे हम अऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, q और r विद्यमान यानी कि मौजूद हो, उपस्थित हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग भाग देना तो बहुत पहले से जानते हैं। जैसे कि हम 3 से डिवाइड करते हैं 29 को, तो कैसे होगा? 3 8 24, 3 9 27, शेष में कितना आ गया? 2। आपने यह भी पढ़ा होगा कि अगर भागा गलत हो जाए, यानी कि भागा गलत है या सही, इसकी पता कैसे करेंगे? एक तो हम ये है कि पुनः 3 से 29 में भाग दे के देख लेते हैं। ये तो छोटा सा डिवीजन है ना। अगर मान लीजिए कि हम कोई बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो एक चीज हम लोग सीखे होंगे कि इस 3 को क्या कीजिए, इस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 9 में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को ऐड कर दीजिए। अगर वो 29 मिल जाता है तो समझिए आपका भाग सही है, अगर नहीं मिलता है तो समझ लिए भाग गलत है। जैसे देख लेते हैं, 3 को इस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 3 को, तो 3 × 9, अब प्लस में कितना, ये जो रिमाइंडर में 2 है, तो 9 तिया कितना जाएगा? 27, और 27 2 कितना हो गया? 29। देखिए 29 मिला, यहां पर भी 29 है और यहां पर भी 29 है, मिल गया ना। तो कहने का मतलब मेरा भाग सही है, हमने भाग सही बनाया है, गलत नहीं है। तो देखिए, हम इसे एक फॉर्मूला के रूप में बना सकते हैं। कैसे? तो सबका अगर हम नाम जान जाते हैं, ये जो 3 × 9 जोड़ 2 लिखे हैं, इसका सबका नाम होता है। 3 का भी नाम है, 9 का भी नाम है, 2 का भी इस पोजीशन में नाम है सबका। देखिए कैसे, इस 3 को हम लोग बोलते हैं भाजक।
ये भाजक का काम कर रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। इस 9 को बोलते हैं हम लोग भागफल। इंग्लिश में बोलते हैं क्वॉशेंट। और इस 29 को बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। इस 2 को बोलते हैं शेषफल। शॉर्टकट में हम लोग इसे शेष भी बोल देते हैं, पूरा नाम शेषफल है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिमाइंडर। आपने 3 को 9 से गुना किया तो इसका मतलब 3 क्या है, भाजक है, और 9 क्या है, आपका भागफल है। तो कहने का मतलब आपने भाजक को भागफल से गुना किया, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 गुने 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 है भाजक, 9 है भागफल, यानी कि भाजक गुने हम लोग बोल सकते हैं भागफल। ठीक, आगे आपने प्लस में क्या कर दिया, 2 कर दिया है, यानी आपने 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो हम लोग 2 क्या है, शेषफल है ना, हम लिख सकते हैं जोड़ शेषफल। इन सबको कैलकुलेट किया तो आपको कितना मिला, 29। आपका 29 क्या यहां पे भाज्य का काम कर रहा है ना। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हम यहां बराबर में जो आएगा वो क्या होगा, मेरा भाज्य होगा ना। यानी फाइनली आपका एक फॉर्मूला बन गया, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या बन गया, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसे तो पढ़े होंगे, इसे बहुत सारे सवाल भी बनाए होंगे। ठीक इसी पर आधारित है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए कैसे हम इसी फॉर्मूला पर हम इसे कैसे पुट करते हैं। देखिए यहां होता है भाजक, जिसमें भाग देने वाला को भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य बोलते हैं। जितना मर्तबे में लगता है, जितने यानी चांस में, हम उसे भागफल बोलते हैं। और फाइनली जो बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। ओके, अगर हम इस भाज्य को ए मान ले, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेष को आर, तो भाज्य बराबर जो हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो हम बोल सकते हैं कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस में कितना आर, यानी फाइनली ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। बोल तो सकते हैं ना, क्या यही चीज है ना, यहाँ पे यही चीज है ना। देखिए जो मैंने यहां लिखा है वही चीज है ना, यानी ये भाज्य बराबर लिखा हुआ है कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, बशर्ते ये वर्ड में नहीं लिख के इसे ए बी क्यू आर मान लिया, इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। एक कंडीशन इसमें क्या कि आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बात तो आप जानते हैं कि पहले से कि शेष जो होता है ना हमेशा भाजक से कम होता है। अगर भाजक के बराबर हो जाएगा तो भाग तो लग ही जाएगा ना। अगर शेष भाजक के बराबर हो जाएगा तो भाग लगना तय है, या तो भाजक से बड़ी भी हो जाए तब भी भाग लगना तय है, क्योंकि तो भाजक उसे डिवाइड कर देगा ना। एक ही शर्त पर से डिवाइड नहीं कर सकता, शेष भाजक से नहीं कटने वाला है, जब ये क्या हो जाएगा, शेष में आने वाली संख्या क्या हो जाए, हमेशा भाजक में जो संख्या रहती है उसे छोटी हो। इसलिए कंडीशन लगता है कि हम रुक कब जाते हैं, जब देखते हैं कि शेष जो भी बचा ना वो भाजक से कम है। जैसे कि आप 2 से भागा दे रहे हैं 3 में, तो 2 एक कम 2 लगाए तो शेष बचा 1। अब 1 में 2 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं दे सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम रुक जाते हैं। तो देखिए रुक क्यों गए, क्योंकि 1 क्या है, ये शेषफल है, इस भाजक से क्या है, कम है, यानी कि भाजक से कम है, इसी वजह से हम क्या किए, रुक गए। ठीक, एक बात तो समझ में आ गई। एक कंडीशन और भी दिया कि ये जो शेष है ना वो 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। देखिए कैसे 0 से बड़ा भी होता है और बराबर भी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें कि हम जब 2 से 3 को डिवाइड किए तो शेष में कितना बचा, 1 बचा ना। तो 1 देखिए क्या है, 0 से तो बड़ी है ना, 1 0 से बड़ी है ना, कहने मतलब शेष तो 0 से बड़ी होगी। हम नंबर बदलते जाएंगे तो शेष भी बदलता जाएगा। जैसे मान लें हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 5 में, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर में कितना आ जाएगा, 2 आया ना।
इस बार देखिए ये जो शेष है भाजक से तो कम है, लेकिन जीरो से तो अधिक है ना। ये जो शेष में आया है 2 क्या है, जीरो से तो अधिक है। तो अधिक वाली बात तो हम समझ में आ गया ना कि शेषफल जो होगा जीरो से अधिक तो होगा। लेकिन एक यहाँ पे और है कि ये जीरो के बराबर भी होता है। तो जीरो के बराबर कब होगा, देखिए जीरो के बराबर कब होता है, हम इसे बताते हैं। अगर हम 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली कितना बचा शेष में, जीरो। ये क्रॉस लगाना गलत है, हम लोग का हैबिट बन गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ जीरो लिखते हैं क्योंकि माइनस करते हैं ना। तो 4 में से 4 गया कितना हो गया जीरो। क्या शेष जीरो नहीं हुआ, जीरो के बराबर है ना। कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो शेष में क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तभी ना कुछ ग्रेटर देन जीरो बचेगा। लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा, कभी आपने -1 -2 -3 शेष में नहीं होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे, ये कंडीशन है। हाँ, एक एक्स्ट्रा नॉलेज और भी हम बता देते हैं। इसमें 2 पॉइंट है। एक है कि आर लेस देन बी, यानी कि आर क्या है, शेष है। शेष भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज तो हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। एक चीज और है एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम इसे बता रहे हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है कि Q लेस देन इक्वल टू ए। Q क्या है, मेरा भागफल है। Q क्या है, मेरा भागफल है। और ए क्या है, मेरा भाज्य है। तो कहने का मतलब है भागफल जो होगा ना वो हमेशा या तो वो 2 ही कंडीशन हो सकता है, भागफल भाज्य के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, अधिक कभी नहीं हो सकता है। भागफल भाज्य से छोटा होगा या तो बराबर हो जाएगा। देखिए छोटा कैसे होगा, अगर हम बोलते हैं कि 3 से डिवाइड करते हैं 14 को तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया, रिमाइंडर में 2 आ गया। हम बोल सकते हैं शेष में 2 है, भागफल में 4 है और भाजक मेरा 3 है। तो देखिए अब भाज्य में कितना है, भाज्य है ना 14 और भागफल कितना है 4। ये 4 देखिए क्या 14 से कम है ना, 14 से छोटी है ना। तो भागफल क्या हो गया यहां पे, लेस देन क्या हो गया, भाज्य। लेकिन इक्वल टू कब होगा, तो देखिए इक्वल टू कैसे होगा। एग्जांपल में हम 2 से डिवाइड करते हैं 0 को, 0 चांस में नहीं लगेगा, लगेगा ना। ये देखिए इक्वल टू हो गया। ये जो आपका भाजक है परिभागफल, ये आपका भाज्य के बराबर हो गया ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम 1 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो 1 5 जा क्या हो जाएगा 5, कट गया। ये जो आपका भागफल है और ये क्या आपका भाज्य है ना, देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, भागफल बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। हमें 2 ही कंडीशन मिलता है। ठीक, समझ गए। बढ़ते हैं आगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हम तो पहले ही जान चुके एल्गोरिथम एकमात्र विधि है और यह यूक्लिड विभाजन परमेका पर आधारित है। तो जब यूक्लिड विभाजन परमेका पर आधारित है तो वो भाग से संबंधित है, ये भी भाग से संबंधित है। यह एक टेक्निक है, तरकीब है, बस और कुछ भी नहीं है। हम उसी चीज को लिखे हैं कि वो भी धनात्मक पूर्णांक पर लागू होता था ए और बी पर, इसे भी हम लिख दिए हैं कि ये 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक को हम दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित करते हैं कि शेषफल में क्या बचे, आर बचे, जो क्या होता है बी से छोटा। इन चीज को तो हम पहले देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें यह है कि इसका एक दूसरा नाम भी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलन विधि से बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसे आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ना हम लोग क्या बोलते हैं, कलन विधि के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः एचसीएफ निकालने में किया जाता है। ठीक है, हम लोग तो एचसीएफ तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जानते नहीं थे। तो यूक्लिड साहब ने क्या कर दिया, उस विधि को ना एचसीएफ में भी क्या करते हैं, भाग देने का ही काम करते हैं। बशर्ते क्या करते हैं, जब तक हम तब तक भाग देते रहते हैं कि हमें फाइनली शेष 0 ना बच जाए। उसी विधि को क्या कर दिया यूक्लिड साहब ने, एक नया नाम दे दिया एल्गोरिथम। क्या दे दिया, एल्गोरिथम। हम लोग बिना एल्गोरिथम जाने पहले बहुत सारे एचसीएफ निकाल चुके हैं। बशर्ते उस 10th क्लास में क्या करते, उसी एचसीएफ को एक एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, जिनका नाम करना यूक्लिड साहब ने कर दिया। ओके, इसका मेनली उपयोग किया जाता है एचसीएफ निकालने में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बस एचसीएफ निकालने में ही मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसे केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लिखा गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांक के लिए हम लागू करते हैं, किया जा सकता है। लेकिन
बी इक्वल टू जीरो को छोड़कर। कहने का मतलब भाजक जीरो नहीं होना चाहिए। जब जीरो हो जाएगा भाजक तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई नियम काम ही नहीं करेगा, बचेगा ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हर क्या होता है, यानी भाजक कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो छोड़कर सब कुछ होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होगा, ये सब नंबर पे काम करता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ने के लिए है, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, तो इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है आगे क्लास में होगा तो जानेंगे, पढ़ेंगे आगे। प्रत्येक पूर्णांक संख्या m के लिए HCF m0 m होता है। इसका मतलब क्या, देख सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए कि m का जगह पर कोई संख्या 4 है, ठीक, तो HCF 4 जीरो का कितना होगा, 4 ही होगा। अगर HCF m का जगह पर यहाँ पर 15 है और आगे 0 है, तो इसका कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि 15 से 0 में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाजक जो होता है लास्ट में शेष जिसका बचता है, जिस भाजक के वजह से शेष 0 बचता है HCF में, वही भाजक ना HCF होता है। HCF निकालते समय शेष जिस भाजक के वजह से शेष 0 होता है, वही भाजक क्या होता है, फाइनली आपका HCF बनता है। तो कहने का मतलब 15 से आप 0 में भाग दीजिएगा तो शेष 0 ही बचेगा। तो कहने का मतलब शेष 0 हुआ तो किसके वजह से, 15 की वजह से, इसलिए 15 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसे हम नॉर्मली याद रखेंगे, जब कोई नंबर है आगे 0 कॉमा दे के 0 दिया रहे तो उसका HCF पूछे तो जो नंबर आता है वही नंबर होता है। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस में है पढ़ने के लिए, इसे हम माइंड में रखेंगे। ओके, देखिए आज तक तो इतना, आज के लिए तो इतना ही है, लेकिन आगे हम इस टॉपिक को तो खत्म कर चुके हैं, इस पे आधारित कुछ सवाल लेकर हम आएंगे। ऐसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में या प्रमेय की मदद से कैसे निकालते हैं, कुछ सवाल हैं, एक दो सवाल सिद्ध करने वाला, दर्शाने वाला भी है, हम उन्हें भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, हम कुछ नया तरीका बताएं जिससे इजी में समझा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।